What is up bros? This is Jay back with another video and भाइयों इंटरनेट पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। चाइना के अगेंस्ट मुझे अचानक से ट्विटर पे बहुत सारी पोस्ट दिखने लग गई हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम तक ये आग फैल चुकी है जहां पे लोग एक्सपोज कर रहे हैं चाइना को कि देखो ये दुनिया में अपनी कितनी अच्छी इमेज क्रिएट करते हैं, अपने आप को कितना डेवलप्ड और फ्यूचरिस्टिक दिखाते हैं, बट इनके देश की हालत उतनी ही खराब है जितनी इंडिया के कुछ एरियाज की। जैसे कि ये देखो, चाइनीज स्टूडेंट्स हॉस्टल। Damn bro, that is messed up. ये रहने लायक जगह भी नहीं है, लिटरली कूड़े में रह रहे हैं ये लोग। And it gets worse, जिस चाइना को हम इतना डेवलप्ड और साफ सुथरा समझ रहे थे उसके लोगों की हालत देखो। तो भाई गरीब साला कहीं का भी हो, गरीब तो गरीब ही है, पर डिफरेंस ये है कि चाइना उस चीज को छुपा बहुत अच्छे से रहा है। अब मुझे एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट तो नहीं पता, पर जहां तक मैं समझ रहा हूं चाइना की तरफ से कोई एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलना शुरू हुआ है जिसमें वो इंडिया के कास्ट सिस्टम के ऊपर बात करके इंडिया की इमेज को ग्लोबली खराब करने की कोशिश कर रहे थे। एंड देन इंडिया के कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम इन लोगों को उसी तरीके से एक्सपोज करेंगे जिस तरीके से ये हमें करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन केम दीज पोस्ट, चाइनीज कास्ट सिस्टम शी नोंग गोंग शैंग। अब जहां तक मुझे पता है ये बहुत पुराना कास्ट सिस्टम है जो कि आज डेट में रिलेवेंट नहीं है चाइना में किसी भी तरीके से। और इस कास्ट सिस्टम के हिसाब से यू कुड वर्क योर वे अप, यानी कि अगर आपकी ऑक्यूपेशन चेंज होती है तो आप पिरामिड क्लाइंब कर सकते हो। इज द सेम एज और वर्ण सिस्टम जहां पे आपका कर्म, आपका ऑक्यूपेशन डिसाइड करता है कि आप कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी में डाले जाओगे। पर अगर हम कम बैक की बात करें फॉर द कास्ट सिस्टम वाली ट्रोलिंग जो चाइना के लोग हमारे ऊपर कर रहे थे, तो ये कास्ट सिस्टम को हाईलाइट करना इज नॉट अ वेरी एक्यूरेट थिंग टू डू। देन केम आउट द वीडियोस जो मैंने तुम्हें दिखाई हैं, एंड और भी ज्यादा वीडियोस सामने आने लगी जहां पे मेट्रो की ये हालत दिखाई हुई है, कूड़ा कचरा दिखाया हुआ है। एंड देन देयर आर होल वीडियोस ऑफ बिल्डिंग्स एंड सोसाइटीज जो स्लम्स जैसी दिख रही हैं या फिर अबैंडन्ड दिख रही हैं जिनमें लोग रह रहे हैं आज की डेट में। लाइक लुक एट दिस, एवरीबॉडी शोज यू दिस। But nobody shows you this. Look at this shit, bhai. डैम, तो अब ये सब देख के ये पता चल रहा है कि गरीब और अमीर एरियाज हर देश में होते हैं, साफ और गंदगी वाले एरियाज भी हर देश में होते हैं, बट समहाउ इंडिया की खराबियों को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है इंटरनेट पे। तो आओ आज इसी के ऊपर वीडियो देखेंगे। आई हैव चोजन दिस वीडियो फ्रॉम द शाम शर्मा शो। इट्स कॉल्ड अल्टीमेट चाइनीज मेल्टडाउन्स एज इंडियन फाइट बैक अगेंस्ट एंटी इंडिया रेसिज्म। आप जानते हैं सुपरस्टार रजनीकांत को, आपने सुपरस्टार रजनीकांत को स्क्रीन पर देखा है। कुछ लोगों को शायद लगता हो कि रजनीकांत रियल लाइफ में भी ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब देखिए, फिल्मों में तो ऐसा होता है कि भाई जो स्क्रीन पे दिखता है रियलिटी में थोड़ा सा वो अलग होता है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि साला एक पूरा का पूरा देश ही कॉस्मेटिक पे चल रहा है। चाइना दुनिया को दिखाता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। Damn. Road collapses at subway station site in China. वो दिखाते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 है। This is what kindergarten looks like in China, where they actually have a cooking class. China's education system excels by combining rigorous academic instruction with practical skills training. लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। चाइना यूनिवर्सिटी डॉम। That is disgusting भाई। कोई टॉयलेट के साइड में कैसे सो सकता है? डैम। 祖国的花朵，未来的栋梁，加油！
वो इंडियंस को इक्वालिटी के बारे में मॉक करते हैं, इंडिया को कास्ट के बारे में अटैक करते हैं और जिनके प्रोपेगेंडा को अवध ओझा जैसे टीचर्स प्रोपेगेट करते हैं। डॉक्टर सनियत सोन 1912, उस आदमी ने कहा कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रहेगी, नो कास्ट, नो रिलीजन, नो रीजन, कोई मेंशन नहीं करेगा। जबकि उनके यहाँ खुद लोअर क्लास चाइनीज की ऐसी हालत है। अब पता है ऑन पेपर तो चीजें खत्म हो जाती हैं, जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम और इनका भी जो भी कास्ट सिस्टम है वो ऑन पेपर खत्म है, बट अगर रियलिटी की बात करें तो लोगों के दिमाग इस लेवल पर कंडीशन हो चुके होते हैं कि वो चीज को आप चाह के भी कई 100 सालों तक सोसाइटी में से हटा नहीं सकते जब तक आगे की जनरेशंस पिछले वालों की टीचिंग्स और उनके तौर तरीके ना भूल जाए। तो हम प्रिटी श्योर कि छोटी गरीब जगहों से आने वाले लोगों को हर जगह ही इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, चाहे लोग मुंह पे कुछ और बोलते रहें। ये हर देश की कहीं ना कहीं रियलिटी है। बिकॉज देखो, देश चेंज होने की वजह से ना ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम लोग वैसे ही रहते हैं, वी ऑल बिल्ड द सेम। जस्ट बिकॉज वी लुक डिफरेंट डज नॉट मीन कि कोई हमसे सुपीरियर है, हमसे कोई इंफीरियर है। वी आर ऑल द सेम। तो जस्ट बिकॉज एक डिफरेंट कंट्री को तुम दूर से देख रहे हो डज नॉट मीन कि वो तुम्हारी वाली से बेटर है और उनके पास अपने सोशल इश्यूज नहीं है जिनके साथ उनको डील करना पड़ता है। ये गटर में सो रहा है। अब ये सब कुछ जो है चाइना वो भी बतख लेके, ये क्या हो रहा है भाई? की ग्रेट फायरवॉल के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन एक दिन कुछ हिंदुस्तानियों ने 2 GB इंटरनेट टॉपअप के साथ सोचा बहुत हुआ साला सम्मान, और पिछले एक हफ्ते से ट्विटर पे चाइना के रियल लाइफ वीडियोस फैले हुए हैं और इस बात से वो इतने नाराज हो रखे हैं कि अपेरेंटली कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने इंडियन एम्बेसडर को समन किया है। तो आइए आज की वीडियो में हम देखें। अगर ये सच है तो दैट्स क्रेजी, पर अगर सच भी है तो चाइना इस बात को ऑफिशियली कभी बाहर नहीं आने देगा कि कितनी बुरी तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेल्टडाउन हो रहा है जो हिंदुस्तानियों ने करवाया है, और क्यों इंडियंस जो ये फाइट बैक कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको दिखाता हूं इंडिया किस तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाता है ऑनलाइन भारत के खिलाफ। भाई ये भी ना जियो की वजह से हुआ है, कोई माने ना माने वो 2 GB इंटरनेट ने ना दुनिया चेंज किया है। एक टाइम में वो 2 GB इंटरनेट हमें महंगा पड़ता था और पूरे महीने के लिए 2 GB मिलता था। आज तुम्हें हर दिन 2 GB मिल रहा है, वो भी 4G 5G वाला इंटरनेट। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, और लास्ट जो मैंने पढ़ा था उससे मुझे ये याद है कि जियो के 450 या 500 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं इस टाइम पे, एज एन यूजर्स हैं। तो तुम सोचो इंडिया का डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल प्रेजेंस किस लेवल पे बड़ा होता चला गया, कितना मैसिव है इस टाइम पे। पीपल कैन नॉट इग्नोर अस एनीमोर। जहां हमें सारा टाइम गालियां पड़ती थी, हमें सारा टाइम गलत बोला जाता था, अब फॉरेन क्रिएटर्स को भी समझ आना शुरू हो गया कि भाई अब हम बकैती नहीं कर सकते, ये लोग पकड़ के हमारी बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। अब ये इंटरनेट पे हमसे कहीं ज्यादा एक्टिव हैं और उसके ऊपर से नंबर्स में कहीं ज्यादा है, तो इनसे आर्ग्यू भी नहीं किया जा सकता अगर ये गाली देने पे आ गए तो। और देखिए, अगर आप चाइना के किसी बड़े शहर जैसे बीजिंग या शंघाई की सड़कों पर चल रहे होंगे तो आपको सब कुछ एक मॉडर्न सुपर पावर जैसा दिखेगा। बुलेट ट्रेन्स, कैशलेस पेमेंट्स, AI टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इनोवेशन। लेकिन इसी मॉडर्न इमेज के पीछे एक और सिस्टम काम कर रहा है जिसके बारे में दुनिया भर में डिस्कशंस होते रहते हैं। यह सिस्टम है चाइना का इंफॉर्मेशन कंट्रोल नेटवर्क, जिसे कॉमनली ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। देखिए, दुनिया भर में 5.5 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, लेकिन चाइना के करीब 1.1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स एक ऐसे ऑनलाइन इकोसिस्टम में ऑपरेट करते हैं जो ग्लोबल इंटरनेट से काफी हद तक अलग है। इस सिस्टम की फाउंडेशन 1998 में रखी गई थी जब चाइनीज गवर्नमेंट ने गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अगले कुछ सालों में यह प्रोजेक्ट एक्सपैंड हुआ और 2000s की शुरुआत में ग्रेट फायरवॉल के रूप में डेवलप हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ साइबर सिक्योरिटी ही नहीं था, इसका पर्पस था इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर करना, फिल्टर करना और ऐसे कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करना जिसे चाइनीज अथॉरिटीज सेंसिटिव या हार्मफुल मानती हैं। आज इस रिस्ट्रिक्शन वाली बात से मुझे ध्यान आया, जब टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ था ना, तो उसके ऊपर एक पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी एंड अराउंड दैट टाइम मुझे पता चला कि चाइना में टिकटॉक एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक देयर वर्जन ऑफ टिकटॉक प्रमोट्स ओनली प्रोडक्टिव एंड एजुकेशनल वीडियोस, वेराज वो जानबूझ के बाकी कंट्रीज के एल्गोरिदम में टिकटॉक में इस तरीके का एडिक्टिव कंटेंट डालते हैं जिससे
वो ब्रेन रॉट स्प्रेड होता रहे और लोग डम होते रहे ओवर टाइम। लाइक लिटरली ये देखो, चाइना एक्चुअली ऑपरेट्स अ हाईली रिस्ट्रिक्टेड एजुकेशनल वर्जन ऑफ द ऐप कॉल्ड डोयन। द पेरेंट कंपनी ByteDance internationally created 2 separate platforms to comply with strict Chinese internet laws while deliberately exporting a more addictive entertainment-heavy algorithm TikTok to the rest of the world। तो भाई जो Chinese TikTok है Douyin के नाम से is governed by strict government regulations। Douyin heavily promotes science experiments, museum exhibits and educational videos. It also has a strict 40-minute daily time limit for users under 14 and blocks content that goes against state ideology. Whereas the global version, जिसको हम TikTok के नाम से जानते हैं, is optimized entirely for user engagement. The global algorithm quickly learns what keeps users watching. If viewers prefer dance trends or light-hearted clips, the app serves them more of that content, maximizing the screen time without the regulatory restrictions applied in China। तो ये exactly वही काम कर रहे हैं जो 3 Idiots का चतुर करता था। ना ही तो अपने लोगों को ज़्यादा फोकस्ड रख रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव रख रहे हैं, बट ऑल्सो बाकी दुनिया को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इनको पता है इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं होने वाला, इमीडिएटली इसका रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला, बट डाउन द लाइन 50 years, 60 years, 100 years, नेक्स्ट जनरेशंस डम डाउन हो चुकी होंगी, whereas इनके जो नेक्स्ट जनरेशंस हैं वो ज्यादा स्मार्ट हो चुके होंगे। इसके ऊपर पूरे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर चुके हैं लोग। जैसे बचपन में अगर एक बच्चे को आप चेस खिलाना शुरू कर देते हो, एंड चेस इज अ वेरी बोरिंग गेम अगर आप एक एज के बाद उसको सीखने की कोशिश करते हो तो, बट अगर बचपन से आप खिलाते हो तो उस बच्चे के दिमाग में चेस इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी कि द किड्स जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया वो टॉयलेट में बैठ के रात को छुप छुप के चेस खेल रहे होते थे, चेस खेलने की स्ट्रैटेजीज पर रिसर्च कर रहे होते थे। इट बिकेम लाइक एन एडिक्शन फॉर देम, द काइंड दैट दे एंजॉयड। तो वंस अगेन ये जो कर रहे हैं ना उसका इफेक्ट आज नहीं दिखेगा, बट डाउन द लाइन कुछ साल तुम्हें पता चल जाएगा भाई चाइना ने क्या कांड कर दिया बाकी दुनिया के साथ। एंड दे आर वेरी स्मार्ट फॉर दिस, बिकॉज कभी भी कोई फिजिकल अटैक या इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी का अटैक इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना इस तरीके का लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इफेक्टिव होता है। दे आर वेरी स्मार्ट विद दिस। चाइना में दुनिया के कई पॉपुलर वेबसाइट्स ऑफिशियली बैंड है, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो। विकिपीडिया के कई सेक्शंस रिस्ट्रिक्टेड हैं और कई इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। फ्रीडम हाउस और कई डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के एस्टिमेट्स के मुताबिक चाइना का इंटरनेट सेंसरशिप फ्रेमवर्क दुनिया के सबसे एक्सटेंसिव सिस्टम्स में से माना जाता है। और यहां पर आता है क्रेजी पार्ट कि भाई जब ये सारी चीजें चाइना में रिस्ट्रिक्टेड है तो चाइनीज सिटीजंस क्या यूज करते हैं? वेल, डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स। गूगल की जगह बाइडू, व्हाट्सएप की जगह वीचैट, ट्विटर की जगह वेबो, यूट्यूब की जगह बिलीबिली और यूकू, टिकटॉक की जगह बिंग बॉन्ग। अरे यार टूफा। चाइना ने फॉरेन प्लेटफॉर्म्स को बैन करके अपना एक पैरेलल डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट किया है। तुम समझ रहे हो, इससे अगर उनके खिलाफ कोई चीज पूरे इंटरनेट पे वायरल हो भी रही है ना, तो भी क्योंकि लोगों के पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, उनके पास अपना गूगल है जो कि उनको वही इंफॉर्मेशन देता है जो देश हित में बात करे, जो देश के हित में रहे। तो उनको कभी एक्चुअली पता ही नहीं चलेगा कि हमारे देश में भी कुछ गड़बड़ी हो रही है या फिर हमें दुनिया में ग्लोबली किसी चीज के लिए क्रिटिसिज्म मिल रहा है। इससे होगा ये कि एक तो वो कभी भी अपने गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करेंगे, एंड दूसरा दिल डेवलप दिस फीलिंग ऑफ नेशनल प्राइड, जहां उनको ये लगेगा कि भाई हम जहां रह रहे हैं वो बेस्ट जगह है और इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट दुनिया में कोई प्रूफ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ये ग्रेट फायरवॉल सिर्फ वेबसाइट ब्लॉकिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। दूसरा हिस्सा है मीडिया रेगुलेशन। चाइना में मीडिया सेक्टर लार्जली स्टेट सुपरविजन के अंडर ऑपरेट करता है। सेंट्रल प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है। ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को गाइडलाइंस इशू करता है कि भाई किन टॉपिक्स को हाईलाइट करना है, किन को रिस्ट्रिक्ट करना है। इसी वजह से इंफॉर्मेशन का फ्लो चाइना में बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है। न सिर्फ चाइना के अंदर, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन चाइना के बाहर भी निकल रहा है ये भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है। और इसलिए जिन सब्जेक्ट्स को चाइना सेंसिटिव
नेरेटिव मानता है वो सब्जेक्ट्स के बारे में न चाइना में डिस्कशन होता है न चाइना के बाहर कोई इंफॉर्मेशन जाती है। चाहे 1989 के टियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट हो, तिब्बत से जुड़ी पॉलिटिकल डिबेट्स हो, ताइवान की पॉलिटिकल स्टेटस हो, फालुन गोंग मूवमेंट हो, जो रिस्ट्रिक्शंस चाइनीज गवर्नमेंट हांगकांग में कर रही है, शिनचियांग से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज जो कंसंट्रेशन कैंप्स चाइना वहां पर चला रही है, या फिर सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स की क्रिटिसिज्म हो, ये सब कुछ एक बड़े फायरवॉल के पीछे छुपा हुआ था। लेकिन यहाँ पर चीजें बद से बदतर होती हैं, क्योंकि एक तरफ तो भाई चाइना ने अपने सारे इंफॉर्मेशन को एक फायरवॉल के पीछे छुपा रखा है। अगर इतना वो करके रखते तो ठीक है, कर लो तुमको जो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो भाई अपनी इंफॉर्मेशन तो सारी छुपा के रखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ऑपरेशंस चलाते रहते हैं सोशल मीडिया पर। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाली चीज़ों में थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ। जो मैंने बात की कि भाई ये बेसिकली चतुर जैसे हैं थ्री इडियट्स के, कि दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हैं और अपना फुल फोकस है अपने काम पे। अब ऐसा कोई क्यों करेगा, उससे उनको क्या फायदा है? अगर वो अपनी इमेज को पूरी दुनिया में अच्छा दिखाते रहते हैं और इंडिया की इमेज को एट द सेम टाइम खराब करते रहते हैं, वहाँ की गरीबी दिखाते हैं, वहाँ की टूटी सड़कें दिखाते हैं, वहाँ का कास्ट सिस्टम दिखाते हैं, तो होगा ये कि जब भी कोई ग्लोबल इन्वेस्टर ये सोचेगा ना कि मैं किसी कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करता हूँ और अपनी कंपनी खोलता हूँ, अपना MNC यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं, तो वो हमेशा चाइना की तरफ पहले जाने की सोचेगा। उसको लगेगा यार इंडिया में अभी वो बात नहीं है, इंडिया जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ देश है। ऐसा होने से रिसोर्स चाइना के पास ज़्यादा आ जाता है, ऐसा होने से नई टेक्नोलॉजी चाइना के पास पहले आ जाती है, और ऐसा होने से आने वाले टाइम में AI टेक्नोलॉजी पे भी चाइना का डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा, which if you think about it is very dangerous। दूसरा जो इनको फायदा होता है इंडिया के अगेंस्ट पोस्ट डलवा के और इंडिया के स्ट्रगलिंग एरियाज को और अंडर डेवलप्ड एरियाज को हाईलाइट करके, वो ये है कि इंडिया के ही लोगों के बीच में अपने सिस्टम के लिए, अपने गवर्नमेंट के लिए, अपने देश के लिए डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है, which leads to anger in people, anxiety in people, leading to protests and riots। अब देश में riots और protests होने से वंस अगेन आपने एक देश का इंटरनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अनस्टेबल कर दिया है। तो वंस अगेन ग्लोबल इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे, वो कहेंगे नहीं भाई अभी इंडिया का हिसाब सही नहीं है। और दूसरा, हमारे गवर्नमेंट का फॉरेन पॉलिसीज पे काम करने से ज्यादा इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करने पे ध्यान हो जाएगा, विच विल मेक अस फॉल बिहाइंड इन द रेस। और ऑलरेडी वो ऐसे पोस्ट पुश कर रहे हैं इंटरनेट पे जहां ऐसा दिख रहा है कि भाई चाइना तो बहुत आगे निकल चुका है इंडिया से, और हमारे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ रही है कि अब चाइना जैसे देश से compete करना पॉसिबल नहीं रह गया। तो दिस इज वेयर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इज द मोस्ट इफेक्टिव। द एनिमी loses their will, their reason to fight। होपलेसनेस की फीलिंग उनमें भर जाती है दूसरे इंसान की तरक्की और पावर देख देख के। अगर तुम्हें इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस देखने का शौक है और हिस्ट्री पे अगर तुमने कभी भी रिसर्च किया है, तो बहुत सारे लोगों ने पास्ट में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का यूज करके अपने एनिमीज को और अपने अगेंस्ट रिवोल्ट करने वालों को डिस्करेज कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर को पता था कि भाई मैं जिन एरियाज को कॉन्कर कर चुका हूं, यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे अगेंस्ट और मेरे रूल के अगेंस्ट रिबेल करेंगे, और आज नहीं तो कल इस चीज से मुझे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी और मैं एक्सपैंड नहीं कर पाऊंगा। तो वो जानबूझ के अपने आर्मीज को लोगों के बीच में मार्च करवाता था, जिससे जो रेबेलियन फोर्सेस के स्काउट्स और लोग हैं जो उनको देख रहे हैं वो डिस्करेज हो जाएं। और उसके लिए एक और वो काम करता था, उसने अपने आर्मर बनाने वाले ब्लैकस्मिथ्स को ये बोल दिया था कि ओवरसाइज्ड आर्मर्स बनाओ। तो वो क्या करते थे, वो सोल्जर्स के हेलमेट्स को, ब्रेस्ट प्लेट्स को, बूट्स को ज्यादा बड़ा बनाते थे। तो जब भी उसकी आर्मी मार्च करती थी, दूर से देख के लोगों को ऐसा लगता था कि भाई वी आर इन अ वॉर अगेंस्ट लिटरल जायंट्स, और ऐसे ह्यूज मस्कुलर लोगों से फाइट करना इम्पॉसिबल है। और बस ये थॉट वो पूरे रेबेलियन को खत्म कर देता था। तो चाइना इस टाइम पे इंडिया के लोगों को ही टारगेट क्यों कर रहा है इन सारे पोस्ट के साथ, ये तुम सोचो। कम्युनिस्ट चाइना ने कभी भी इंडिया को एक पार्टनर की तरह नहीं देखा, एक पोटेंशियल राइवल की तरह ही देखा है। उन्होंने सालों से इंडिया की एक स्टीरियोटिपिकल इमेज चाइनीज पॉपुलेशन के अंदर डेवलप की है। चाइनीज पॉप कल्चर में भी इंडियंस के बहुत ही गलत स्टीरियोटाइप्स दिखाने की कोशिश की जाती है। इंडिया से रिलेटेड रैंडम कंस्पिरेसी Somehow
महिलाएं कहीं के भी हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन लें, हमारे महिलाओं की, वो सुंदर ही दिखती हैं भाइयों। आई थिंक दैट्स प्रूफ इनफ कि हम लोग इनसे सुपीरियर हैं। इसी थ्योरीज पुश की जाती है। क्राइम के साथ इंडियंस को हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, डिजीजेस के साथ हमेशा इंडियंस को कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। जो खुद चमगादड़ के साथ सेक्स करके दुनिया की हार चुके हैं 2020 में, वो साले डिजीजेस पे इंडियंस को ज्ञान दे रहे हैं। वो हमेशा एक इंडिया की कास्ट Just treat them all like Dalits. All living beings are driven by self-interest and the insect to avoid harm. When the environment is harsh enough, they won't come even if you invite them. I don't know what Dalits are. I know what cockroaches are. Most Indians who come from China are Dalits. Acha, come to China are Dalits. And Dalit means cockroach, dude. And then we have a cockroach Janta party over here and ये रेस्पेक्ट है भाई आपकी, जिन लोगों के बॉट्स का सपोर्ट लेके आप पेज चला रहे हो। ओह, देन प्रिपेयर नाइफ्स एंड अ ट्रैश कैन। डैम, सोसाइटी जैसी इमेज फैलाने की कोशिश करते हैं, ना सिर्फ चाइना में बल्कि पूरी दुनिया में। और देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और never thought that we yellow skinned people are not even as good as their black skinned ones. You should treat them all as Dalits. Only then will they realize you are a true Brahmin. क्यों इस डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ पुश बैक करने की जरूरत है, इसको एक्सपोज करने की जरूरत है। Post sign at the entrance, no Indians or dogs allowed. I mean, कोरिया में, साउथ कोरिया में तो ऑलरेडी कैफेज में ये सब लिखा हुआ है कि एनिमल्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो इसके ऊपर तो तुम्हें व्लॉग्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे लोगों के। क्योंकि ये डिसइंफॉर्मेशन जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ अपने लोगों में नहीं फैलाती, सिर्फ अपने देश में नहीं फैलाती, इनफैक्ट ये पूरी दुनिया में फैलाती है। 我会想到种姓制度，然后那个印度英语，然后咖喱这三个。您觉得中国跟印度的外交关系如何？认为不好吧？我们不是跟巴基斯坦比较好吗？巴基斯坦跟印度不好。इनफैक्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया का सबसे एक्सटेंसिव स्टेट लिंक्ड डिसइंफॉर्मेशन। I mean, only if you knew कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का क्या हाल है, आप कभी उनके साथ दोस्ती करते ही ना। बट अनफॉर्चुनेटली आपकी सरकार आपको वो हालत देखने ही नहीं देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट करती है। 2017 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू में एक लैंडमार्क स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसको हार्वर्ड के रिसर्चर्स गैरी किंग, जेनिफर पैन और मार्गरेट रॉबर्ट्स ने की थी। इन्होंने एक लीक्ड कैशे बरामद की जिसमें ऑलमोस्ट 45,000 फैब्रिकेटेड सोशल मीडिया पोस्ट एक चाइनीज काउंटी प्रोपेगेंडा ऑफिस से आए थे। एक चाइनीज ऑफिस से, इमेजिन कीजिए। इनके हिसाब से चाइनीज 45,000 अकाउंट्स, दैट्स क्रेजी भाई। मतलब आज की डेट में तुम इंटरनेट पे क्या देख रहे हो, वो ऑर्गेनिक है, रियल है भी कि नहीं, there's no way knowing that. Government approximately 448 million social media comments per year fabricate और पोस्ट करती है। That's इतना crazy. बड़ा ऑपरेशन है ये। गैरी किंग ने 2024 के एक लेक्चर में डिस्क्राइब किया था कि चाइनीज गवर्नमेंट एक दिन में 1 बिलियन सोशल मीडिया पोस्ट मॉनिटर कर रही है। चाइना ने बेसिकली एक पूरी आर्मी रिक्रूट करके रखी हुई है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैलाने के लिए पूरी दुनिया में, इंडिया जैसे देशों के खिलाफ, अमेरिका जैसे देशों के खिलाफ। इस आर्मी को 50 सेंट आर्मी यानी वुमाओ बोला जाता है। और आप कमाल की बात देखिए, ये लोग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं। यानी इंडिया के बाबू जो है वो तो 6 घंटे काम करके घर जाके चिलैक्स करते हैं, चाइना के बाबू जो है वो 10 घंटे काम भी करते हैं, उसके बाद घर जाके उनको फेक सोशल मीडिया पोस्ट भी पोस्ट करने होते हैं। एस्टिमेट्स कहते हैं कि अराउंड 2 मिलियन पेड कमेंटेटर्स चाइना ने पकड़ के रखे हुए हैं, ऊपर से एडिशनल 20 मिलियन नेटवर्क सिविलाइजेशनल वॉलंटियर्स जो मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो चाइना के लिए मिस इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में स्प्रेड करते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर है, उसने सितंबर 2023 में एक लैंडमार्क स्पेशल रिपोर्ट में ये फॉर्मली असेस किया था कि चाइना एक मल्टी लेयर्ड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाता है। So, China's approach includes acquiring stakes in foreign media, sponsoring online influencers. Beijing sponsors influencers, content creators, and commentators to promote pro-China messaging and enhance its global image. I mean, using fake personas to spread disinformation. State-linked actors create fake accounts and personas to spread disinformation, manipulate online discussions and sow division. Exactly. और ऐसा करके ये किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अनस्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा ये मेरे देश के लोगों की आवाज़ है।
पर वो आपके देश के लोग होंगे ही नहीं। और भाई ये जो इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर करने वाली चीज है ना, इससे मुझे ध्यान आया पहलगाम अटैक के टाइम पे भी देयर वाज दिस गर्ल कॉल्ड ज्योति ट्रैवल विद जो करके, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ओके, सो आई जस्ट सर्च्ड अबाउट इट एंड हर नेम इज ज्योति मल्होत्रा, 33-year-old ट्रैवल यूट्यूबर फ्रॉम हिसार हरियाणा। और भाई इनको अरेस्ट कर लिया गया था बिकॉज शी वॉज एलिजिडली ऑपरेटिंग एज अ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एसेट। ये पहलगाम अटैक के टाइम हुआ है। तो भाई ये है ट्रैवल विद जो, ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब है ये, और इसके ऊपर 1 साल से कोई वीडियो नहीं डली। इंस्टाग्राम खत्म है बिकॉज मुझे नहीं पता अब इनका क्या सीन है, जेल से बाहर है कि नहीं है या अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। और अगर तुम इनके चैनल पे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस पे जाओगे तो भाई पाकिस्तान के झंडे की कोई कमी नहीं है इनके पूरे चैनल पे। इतना ट्रैवल जो इन्होंने पाकिस्तान को किया है ये काफ़ी फिशी था टू बिगिन विद, बट मुझे भी इनिशियली व्लॉग्स देख के लगा था कि यार बिना बात ना कोई इनोसेंट इंसान फंस रहा है। बट देन जब इन्वेस्टिगेट किया गया इनके अकाउंट्स को और सारी चीजों को, तो टर्न्स आउट दैट शी वाज allegedly honey trapped and developed as an asset by Ehsan ur Rahim alias Danish, a former staffer at Pakistan High Commission in New Delhi who has since been expelled। और उसके बाद इनके अकाउंट से बहुत ही सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही थी और इनको अजीब सोर्सेस से पैसा आ रहा था। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस इनटू द ज्योति मल्होत्रा स्पायरिंग हैव uncovered a web of suspicious transaction funded by foreign handlers. Money was used to sustain covert operations and finance her luxurious travel vlog itinerary. Police discovered at least 4 bank accounts linked directly to Jyoti Malhotra. These accounts showed multiple high-value international wire transfers originating from Dubai. The funds vastly exceeded her legitimate income from YouTube monetization, pointing to external espionage funding. और भाई इस केस में ये अकेली नहीं थी, इनको हैंडल करने वाले हैंडलर्स भी इन्वॉल्व थे और भी लोग थे इनके अलावा जो इनके उस सर्कल में वो काम कर रहे थे। तो इवन व्हेन यू वाचिंग यूट्यूब तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये इंसान जेन्युइनली व्लॉग्स बना रहा है या फिर ये कुछ उल्टी हरकत कर रहा है, इसको वो काम करने के लिए कहीं से पैसा आ रहा है। बिकॉज इन हर व्लॉग्स पाकिस्तान लुक्स अमेजिंग, इट लुक्स वेरी डेवलप्ड, वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली पीपल। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ का कॉमन इंसान जो है हमारे जैसा वो ट्रैवलर्स के लिए फ्रेंडली नहीं होगा, बट भाई पाकिस्तान की रियलिटी ये नहीं है, ये तो सबको पता है। तो हाँ भाई, ये जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर करने वाली चीज़ और उनकी जेब में पैसा डालने वाली जो चीज़ है उसमें मैं 1000% बिलीव करता हूँ। फॉरेन मीडिया में स्टेक्स खरीदता है, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर करता है, लोकल आउटलेट्स के साथ रिस्ट्रिक्टिव कंटेंट शेयरिंग एग्रीमेंट्स साइन करता है, फेक पर्सोनास से डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें स्पेंड करता है हर साल। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ब्रीफिंग्स के अकॉर्डिंग चाइना ने 2016 से सिर्फ यूएस पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस करने के लिए $300 मिलियन से ज्यादा स्पेंड किया है, सिर्फ एक देश को टारगेट करने के लिए। चाइना खासकर अमेरिका और इंडिया जैसे देशों को टारगेट करने के लिए स्पैमफ्लॉज नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। स्पैमफ्लॉज क्या करता है कि पॉलिटिकल स्पैम को बिनाइन कंटेंट के अंदर कैमोफ्लॉज करता है, सीनरी के अंदर, बास्केटबॉल हाइलाइट्स के अंदर, कुकिंग एडवाइस के अंदर, टिकटॉक रिपोस्ट के अंदर, ताकि एल्गोरिथमिक डिटेंशन से ये बच सके और एल्गोरिथम के लगे कि यहाँ पर कोई भी प्रोपेगेंडा पुश नहीं हो रहा है। फिर इन अकाउंट्स में पॉलिटिकल कंटेंट धीरे धीरे सीड किया जाता है ताकि ये एक ऑर्गेनिक पॉलिटिकल कमेंट्री जैसा लगे। कि अगर आपको लग रहा हो कि भाई अचानक से इतनी ब्लैक पिलिंग क्यों हो रही है सोशल मीडिया पर, वेल ये अकाउंट्स हैं जो सालों पहले तैयार किए गए थे जो कि नॉन ब्लैक पिलिंग बातें करते हैं। आई टोल्ड यू, ये लोग हमेशा लॉन्ग गेम खेलते हैं। प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, झूठ फैलाने वाले लोग हमेशा लॉन्ग गेम खेलते हैं। इमेजिन करो तुम 5-6 साल से किसी स्पोर्ट्स वाले पेज को फॉलो कर रहे हो, किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले पेज को फॉलो कर रहे हो, वट एवर इट इज, ठीक है, ट्रैवल वाला हो सकता है, एंड सडनली जब प्रोपेगेंडा फैलाने का टाइम आता है तो वो सारे के सारे अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स है 500,000 मिलके एक ही तरीके की रील डालना शुरू कर देते हैं। अब पर अकाउंट अगर 1000 अकाउंट ऐसे हैं तो बस एक ही रील डला है, बट 1000 रील इन टोटल डल चुके हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, और फिर दे मेकिंग श्योर कि वो वायरल जाएं क्योंकि उनके पास एल्गोरिदम को बेवकूफ बनाने के लिए बर्नर अकाउंट्स भी हैं जिनके पीछे लोग बैठे हुए हैं उनके व्यूज बढ़ाने के लिए, उनका एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। तो अब वो सारे पोस्ट 1000 के 1000 वायरल हो चुके हैं एंड एवरी अदर स्क्रॉल
वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का पोस्ट है, बट क्योंकि हर पेज से एक ही पोस्ट डली हुई है तो एल्गोरिथम कभी भी ये नहीं समझ पाएगा कि ये सारे के सारे मिले हुए हैं और इन्होंने बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ एक ही टाइम पे ये रील्स और पोस्ट पुश किए हैं। थे कुछ तो गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करते थे, फिर धीरे धीरे इनको ब्लैक पिलिंग अकाउंट्स में टर्न किया जाता है और आप फिर अचानक से नोटिस करते हो कि भाई अचानक से 4 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर इतना सारा ब्लैक पिलिंग कंटेंट इंडिया में कहां से निकल कर आ रहा है। और चाइना ने बहुत सक्सेसफुली ये स्पैमफ्लॉज की स्ट्रेटेजी अमेरिका में इस्तेमाल की है। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस स्ट्रेटेजी को मैगा फ्लैज कहता है, यानी वो फेक अकाउंट जो अमेरिकन राइट विंग वोटर्स और मैगा सपोर्टर्स होने का दिखावा करते हैं। ये लोग रियल पीपल जैसा बिहेव करते हैं, अपना पर्सोना डेवलप करते हैं, सस्टेन्ड कॉन्वर्सेशंस में एंगेज करते हैं, ऑथेंटिक सीमिंग अमेरिकन कंटेंट शेयर करते हैं और सबसे क्रिटिकली रियल यूजर्स से ऑर्गेनिक एम्प्लीफिकेशन अर्न करते हैं। और एग्जैक्टली यही चीज आप इंडियन ब्लैक पिलिंग अकाउंट्स में भी देखते हैं। हाँ, मुझे पता है कि यूजीसी में गलती हुई भारत से और इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी से, लेकिन जिस लेवल की हमने ब्लैक पिलिंग देखी है इस बात पर 2024 के इलेक्शंस के पास जिस लेवल की हमने ब्लैक पिलिंग देखी है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक गुस्सा भी हमने पहले बहुत देखा है, लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं, जिस तरह से ये मैगा फ्लॉज क्रिएट किया गया था, वही तरीका इंडिया में भी इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेड टैक्टिक्स कहते हैं कि इंडिया में सॉक पपेट अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स और प्रोमिनेंट फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स को इंपर्सनेट करते हैं, मिसलीडिंग नैरेटिव स्प्रेड करने के लिए और इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स को टारगेट करके मिसलीड करने के लिए। ASPI और डबल थिंक लैब ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता किया था कि 2024 में किस तरह से फॉरेन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी चाइना ने। माइक्रोसॉफ्ट के थ्रेट एनालिसिस सेंटर MTAC ने पब्लिकली इंडियन गवर्नमेंट को वार्न किया था कि चाइना से आया हुआ AI जनरेटेड कंटेंट इंडियन इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए कि जिस समय पर इंडिया और चाइना के बीच में मुठभेड़ हुई थी, उस समय पर चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी जो वेबो पे पोस्ट करती है, उसने एक चाइनीज गवर्नमेंट के अकाउंट ने डाला था चाइनीज परफॉर्मर्स जो इंडियंस की तरह स्टीरियोटिपिकली कपड़े पहन के शक्लें बना के डांस कर रहे थे, मॉक कर रहे थे इंडियन कल्चर को, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स ने इतने कुत्ते की तरह चाइनीज सोल्जर्स को पीट दिया। डबल थिंक लैब ने पता किया है कि भारत में चाइनीज लैंग्वेज CCP अलाइंड हैंडल्स और इंडियन लैंग्वेजेस में ऑपरेट करने वाले इनऑथेंटिक अकाउंट साथ में कोऑर्डिनेट करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं इंडिया के खिलाफ और ये ब्लैक पिलिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। 2024 की एक रिपोर्ट ने पता किया था कि खालिस्तान के बारे में वेबो और बिलीबिली पे डिलिबरेटली मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। चाइना ने ऑनलाइन एक ऑपरेशन के लॉन्च करने की कोशिश की थी जिसमें ग्लोबल सिख कम्युनिटी को राइल अप करने की कोशिश की गई थी इंडिया के खिलाफ और इंडिपेंडेंस मांगने के लिए। एंड हियर इज वेयर इट गेट्स रियली रियली क्रेजी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इंडिया में ही इंडियंस को, क्या पाकिस्तान भी यही काम नहीं करता है? एंड ऑब्वियसली चाइना और पाकिस्तान इस चीज में मिले हुए हैं क्योंकि वो उस तरह की इंस्टेबिलिटी से इंडिया के अंदर की फायदा उठाना चाहते हैं, मुनाफे बनाना चाहते हैं। तो भाई ये ना हमेशा किसी भी मूवमेंट से जुड़ने से पहले जो ये CJP टाइप मूवमेंट निकल के आती हैं, हमेशा ना थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ा लो कि ये तो साले झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली पावरफुल ऑपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और मैं अनफॉर्चुनेटली वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि करना चाहिए। रूलिंग सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए एक प्रॉपर ऑपोजिशन एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है, पर हमारा ऑपोजिशन टिका ही झूठ पे है, उन्हें काम करना आता ही नहीं और फिर वो इन चीजों का सहारा लेके और ऊपर आने की कोशिश करते हैं। और उनको लगता है कि भाई लोग इतने बेवकूफ रह गए हैं कि उनको ये हरकतें समझ नहीं आएंगी। बट कहीं ना कहीं ये भी सच है कि यंग बच्चे जो होते हैं, जो अभी वोटर्स नहीं हैं, 14 साल 15 साल 16 साल के, उनके दिमाग में थ्रू इंटरनेट ये बातें बिठा दी जाएंगी। एंड बिकॉज उनके पास पेशेंस नहीं होता बैठ के इन चीज़ों पे रिसर्च करने का या जानने का कि सच क्या है, वो उस चीज़ में बिलीव कर लेते हैं। और वो जैसे ही 18 के होंगे, I'm pretty sure बहुत जगहों के इलेक्शंस में वो इफेक्ट दिखेगा तुम्हें। उन पोस्ट का जो आज डाले जा रहे हैं वो आज से 3-4 साल बाद अपना जादू दिखाएंगे। टारगेट करने की कोशिश नहीं की है। जून 2026 में सिंगापुर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेप लिया था। उन्होंने ऑनलाइन क्रिमिनल हार्म्स एक्ट इन्वोक किया, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को ऑर्डर किया कि 14 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए जो स्पेसिफिकली इंडियन कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे। और यहां पर एलिगेशन लगा था कि ये जो अकाउंट्स थे ये सारे चाइनीज बैक्ड अकाउंट्स थे जो सिंगापुर जैसे देश में एंटी इंडिया रेसिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। यही लोग अमेरिका जैसे देश में भी, जो अभी आप एंटी इंडियन रेसिज्म देख रहे हैं
हैं जो बढ़ रही है उसको प्रमोट कर रहे हैं। एंड द रीजन मैंने आपको ये पूरी रामायण सुनाई है क्योंकि ये सुन के आपको पता लगता है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट था इस कम्युनिस्ट पार्टी को एक्सपोज करना, चाइना को एक्सपोज करना, और कैसे विदाउट एनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, विदाउट एनी फाइनेंशियल बैकिंग, बस कुछ नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने फॉर द लव ऑफ द गेम चाइना की मारनी शुरू कर दी है। ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं ना कि भाई इंडिया में कास्टिज्म है, इंडिया में कास्टिज्म है। भैया चाइना में भी है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे उनका अपना खुद का कास्ट सिस्टम ना हो। तो उन्होंने चाइना का भी ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम निकाल लिया। सब लोग ये कास्ट सिस्टम को लेके चाइना को पेल रहे हैं। और ये अच्छा, तुम्हें क्या लगता है यूएसए में रेसिज्म खत्म हो गया? क्योंकि ऑन पेपर रेसिस्ट होना गलत है, क्योंकि हमें इतने सारे ब्लैक रैपर्स दिखते हैं, सेलिब्रिटीज दिखते हैं, पूरी दुनिया उनका कल्चर, उनका स्टाइल, उनके कपड़े फॉलो करने में लगे हुए हैं। तो तुम्हें लगता है रेसिज्म खत्म हो गया? कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। और एग्जैक्टली यही बात बोली थी मैंने वीडियो के स्टार्ट में कि भाई हर देश के पास अपने तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मत सोचो कि यहाँ से बाहर निकल के सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी और बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। तो इतना वायरल हो गया सोशल मीडिया पे कि भैया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, उनकी फटी पड़ी है। उनको आके पूरा एक एक्सप्लेनर डालना पड़ा कि नहीं नहीं, इंडिया वाले जो है। Recently, some Indian social media users claimed that they had made a discovery that China, like India, supposedly has a caste system. They shared memes about ancient China 4 occupations: Shi, Nong, Gong, Shang, scholars, farmers, artisans, and merchants, by framing them as equivalent to India's hereditary jati system. भाई आपको अगर जाति सिस्टम और वर्ण सिस्टम का डिफरेंस नहीं पता तो फिर आप ही बेवकूफ हो इस चीज में, आपने ही शुरू किया था ये। तो अगर आप जाति वर्सेस वर्ण सिस्टम लिख लोगे ना गूगल में, तो भाइयों ये है ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हमारे यहाँ पे भी बिल्कुल इनके ऑक्यूपेशन सिस्टम की तरह ही अगर कोई अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लेता है तो वो पिरामिड क्लाइंब कर सकता है। ये बात गीता में भी लिखी हुई है कि आपका कर्म जो आप करते हो वो डिसाइड करता है कि आप कौन से सेक्शन का पार्ट होने वाले हो। पर इन्होंने इस चार्ट को लेके और इसके नीचे दलित्स ऐड कर दिया। दलित्स का इस चार्ट से कुछ लेना देना नहीं है, कास्ट सिस्टम का, वर्ण सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है। तो अब जब ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं इस चीज के लिए, तो अब इनको मिर्ची लग रही है, अब ये जस्टिफिकेशंस देने चल रहे हैं। जबकि इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हुए आई केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, इज कॉल्ड होकू। तो द होकू सिस्टम इन चाइना इज mandatory household registration system, first established in its modern world from 1958. हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम लीगली 1950 में खत्म हो चुका है। इनके यहाँ ये सिस्टम 1958 में बना है और आज भी रेलेवेंट है इनकी सोसाइटी में। इट एक्ट्स एज एन इंटरनल पासपोर्ट। इट लीगली टाइज एवरी चाइनीज सिटीजन टू अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड कैटेगराइजेस देम बाय एग्रीकल्चरल, रूरल और नॉन एग्रीकल्चरल urban status, largely determining their access to public services like healthcare and education. इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आता है, रूरल एरिया से आता है और वो अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए अर्बन एरिया की तरफ मूव होना चाहता है, तो उसको ऑल्दो वहाँ जॉब तो करने दिया जाएगा, बट उसके लिए वहाँ की एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसको उस एरिया का पार्ट माना ही नहीं जाता। अगर उसका काम खत्म होता है, उसका जॉब खत्म होता है, वो रिटायर होता है या वो फायर हो जाता है, तो उसको वापस वहीं जाना पड़ेगा जहां से वो आया था। देयर इज नो वे फॉर दैट पर्सन टू शिफ्ट टू दैट एरिया एंड इम्प्रूव हिज लाइफ। गलती उसकी क्या है कि वो पैदा गलत जगह हो गया। अब ये अपने डिफेंस में कहेंगे कि भाई नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही एक्सेसिबल नहीं है, बट रियलिटी ये है कि बहुत एक्सटेंसिव पेपर वर्क के बाद, बहुत हैवी फी और बहुत हैवी पेनल्टीज के बाद आपको अर्बन एरियाज की फैसिलिटीज एक्सेसिबल हैं अगर आप रूरल एरिया से आते हो तो। एंड इवन इफ आप समहाउ वो फैसिलिटीज अफोर्ड करने का कोई जरिया निकाल लेते हो, पैसा कमा लेते हो, तो भी बिकॉज यू आर ओरिजिनली नॉट फ्रॉम दैट प्लेस, तो आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, उस एरिया के लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। बट फिर भी इनकी ऑडेसिटी देखो कि ये इंडिया की कमियों को हाईलाइट करने की हिम्मत रखते हैं।
झूठ बोल रहे हैं चाइना के बारे में, चाइना में ऐसा कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। इतनी फट गई है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस को आके अब इंफॉर्मेशन डालनी पड़ रही है। इंडियंस लिटरली वीडियोस निकाल रहे हैं जहां चाइनीज कास्ट सिस्टम की ब्रूटैलिटी को एक्सपोज किया जा रहा है कि कैसे कैफेज में लोअर कास्ट को बैठने नहीं दिया जाता, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, कैसे इनको अनहाइजीनिक कैंप्स में रखा जाता है, कैसे नॉर्थ कोरिया। अब ये वही चीज नहीं है जो अनटचेबल्स के साथ होती थी हमारे। अनटचेबिलिटी जब प्रैक्टिस में थी तब होती थी लोगों के साथ, ये वही चीज नहीं है क्या? की तरह चाइना के अंदर भी रूरल और अर्बन क्लास के बीच में बहुत बड़ी रियलिटी का डिफरेंस है। चाइना को जो बिल्कुल अमेरिका जैसा सुपर रिच देश दिखाया जाता है, उस इमेज में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है कि भैया ये सिर्फ सुंदर जगह ही दिखाता है आपको चाइना की, जो इतना बड़ा देश है चाइना, उसकी रियलिटी तो आपको दिखाता ही नहीं। एग्जैक्टली पूरा देश ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता जो गेम है ना साइबरपंक, वो बहुत सारी जगहों के, चाइना के, जापान के आर्किटेक्चर को, अर्बन एरियाज के आर्किटेक्चर से इंस्पायर होके उस पूरे वर्ल्ड को बनाया गया है। और उसमें भी यही दिखाया गया है कि जो अमीर पार्ट्स हैं ऑफ द सिटी वो तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और बहुत कमाल दिख रहे हैं, और जो गरीब पार्ट्स हैं वहां पे बिल्डिंगों में जंग लगा हुआ है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। तुम जाके कभी वो सीरीज देखोगे ना जो साइबर पंक के ऊपर बनी हुई है, इट्स कॉल्ड एज रनर्स, तो तुम्हें रियलिटी रियलाइज होगी इनके वर्ल्ड की, क्योंकि वो इन्हीं से इंस्पायर हो रखा है। लाइक अगर लोग मर भी जाएंगे और उनके पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, दे डोंट गिव अ फ्लाइंग फक। ऐसा हाल है यहाँ पे। तो भाई हर कंट्री में कहीं ना कहीं सेम कमियां एग्जिस्ट करती हैं, फर्क बस ये है लोग बाकी के छुपाने में बहुत बढ़िया हो चुके हैं, क्योंकि वो हमसे सालों पहले से इंटरनेट पे बैठे हुए हैं और हम थोड़ा पिछड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। जबकि इंडिया में भी सुंदर जगह है, बहुत क्लीन जगह है, लेकिन इंडिया में जब भी मूवीज आती है, इंडिया में जब भी मीडिया आता है, तो सिर्फ साला धारावी पे ही फोकस होता है कि भाई सारे के सारे इंडियंस ऐसे ही रहते हैं धारावी की तरह। सेम रियलिटी चाइना में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस पर कोई फोकस नहीं करता, एक्सेप्ट इंडियन गीगा चैट्स ने जो फोकस करना शुरू किया। आई स्वेयर ये जो फॉरेनर्स जो स्लम्स में घुसते हैं ना, जब तक चाइना वाला हाल नहीं हो जाएगा ना इनके साथ कि कोई फोन लगाएगा पुलिस को कि जी ये ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वो भी स्लम में घुस गए, और पुलिस ना गुद्दी पकड़ लेगी फॉरेनर की कि तू इधर आ जा पहले, तुझे बताएं हम, तब तक ना कुछ नहीं होने का। भाई इंडिया को ना खराब होना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है हमारे लोगों के साथ कि हमेशा से ही, चाहे तुम हिस्ट्री भी उठा के देख लो, आवर पीपल हैव ट्रीटेड दीज ट्रैवलर्स, जो चाहे कहीं से भी किसी भी फॉरेन लैंड से आ रहे हो, विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, और इसी चीज का हमेशा फायदा उठाया गया। मेरे ख्याल से वो टाइम आ गया जब इनके जूत बजाने शुरू कर देने चाहिए कि भाई तुम ये हरकत कर कैसे रहे हो, भाड़ में गया रिस्पेक्ट करना फॉरेनर्स की, अगर उनको हमारी करनी नहीं आती तो। सिविक सेंस की बातें करते रहते ना, देख लीजिए सिविक सेंस जरा, भैया गंदा पकड़ पकड़ के धोया हिंदुस्तानियों ने। यूएसए ने $1.6 बिलियन खर्च किए चाइना प्रोपेगेंडा एक्सपोज करने के। 3 दिन में इंडियंस ने ट्विटर पे शिंग शॉन्ग पिंग पोंग कर दिया भाई। ये चाइना का एक बॉयज हॉस्टल है, हालत देखिए इसकी। ये है चाइना का सो कॉल्ड डेवलपमेंट। चाइना की ग्रीनरी के पीछे का ये राज देखो, पेड़ में प्लास्टिक के पत्ते स्टेपल कर रहे हैं, और यही ग्रीनरीज की इमेजेस से लोग इंडिया को कंपेयर करने लगे। ये चाइना के पब्लिक वॉशरूम्स की कंडीशन देखिए, मतलब यार इनको सिविलाइज कहने का भी मन नहीं करेगा। अरे ये देखिए, चाइना में एक फेस्टिवल होता है जिसमें लोग खाना पहले किसी तालाब या फाउंटेन में डालते हैं, उसके बाद साथ में खा, मतलब चाइना का जॉब। ये साले सारा टाइम कोई ना कोई स्कीम लड़ाते रहते हैं नया वायरस लाने की। बहुत ही भाई मतलब अजीब ही किस्म के, कोई इनको डिस्गस्ट फील नहीं होता ये काम करते हुए कि हम कर भी क्या रहे हैं। प्लस यूथ, उनका खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका स्लम एरिया पॉवर्टी और उनका वाहियात कास्ट सिस्टम कुछ नहीं छोड़ा है दोस्तों, सब कुछ एक्सपोज कर दिया है। मतलब लिटरली अमेरिका के पास $1.6 बिलियन का बजट बना के रखा है चाइनीज मिस इन्फॉर्मेशन को लड़ने के लिए, जबकि इंडिया में सोनू फ्रॉम रांची $500 का जियो टॉपअप करा लिया और पूरी की पूरी चाइनीज फायरवॉल गिरवा दी है। चाहे ग्लोबल टाइम्स हो, डोयून हो, वेबो हो, बिली हो, सबकी फटी पड़ी है। सब लोग जो हैं वो स्क्रब कर रहे हैं पोस्ट जिसमें चाइनीज कास्ट सिस्टम के बारे में पोस्ट डाले गए हैं। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं जहां पे वो वार्न कर रहे हैं कि ये क्लास एंटागोनिज्म जो भारत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना में, उसमें चाइनीज लोग ना फंसे। इनको तो ग्रॉक भी रोस्ट कर रहा है ट्विटर पे। लेकिन देखिए भारत और चाइना के बारे में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि चाइना में जो लोग हैं, जब चाइना पर अटैक होता है तो सारे चाइनीज साथ में खड़े होकर उस अटैक से लड़ते हैं। और देखिए इंडिया की हम जानते हैं 1000 साल से यही प्रॉब्लम रही है कि साले इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन, जैसा धुरंधर फिल्म में अजय सान्याल जी ने कहा था कि इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान। भाई पता क्या है, क्या ब्रिटिशर्स कभी भी हमारे यहाँ राज कर जाते अगर हमारे अपने लोग इतने स्पाइनलेस, इतने बुजदिल ना होते कि उन्होंने अपने ही लोगों पे गोलियां चला दी।
सोच के देखो कभी ये बात, हमारे अपने लोग स्पाइनलेस हैं और इसीलिए ना मेरा मानना है लिबरल्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लिबरल्स सबसे पहले होते हैं जो बाहर से आए लोगों की, जो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमें नीचा दिखा रहे हैं, उनके जूते चाटने लग जाते हैं, उनकी खुशामतें करने लग जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं इन बाकी गरीबों से सुपीरियर हूँ, मैं बेटर हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और रियलिटी ये है कि उनको बिल्कुल भी ऐसे इंसान की इज्जत नहीं होती जो इंसान अपनी जमीन छोड़ गया, जो इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा, उसकी कौन ही इज्जत करेगा भाई। उसके साथ नाइस लोग बस इसलिए रहते हैं क्योंकि वो थ्रेट नहीं है उनके लिए। उनको पता है कि भाई ये हमारी हाँ में हाँ भरने वाला इंसान है, करने दो इसको जो करता है। नहीं तो नंबर 2 पे आते हैं, चाइनीज तो नंबर 3 पे आते हैं। और उसका एक परफेक्ट एग्जांपल देखिए कि भाई इंडियन नेशनलिस्ट हैं जिनको कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई आईटी सेल के मेंबर नहीं है ये। इनको बस गुस्सा आया कि साला चाइना हमको टारगेट करता है, हम भी मारेंगे तुम्हारी, तो उन्होंने चाइना की मारनी शुरू की। चाइना की एक्चुअली फटने लगी, लेकिन आप देखिए किस तरह से हिंदुस्तानी आके सिंप कर रहे हैं चाइना के लिए, चाइना को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं 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 वहां तो कोई कास्ट सिस्टम है ही नहीं। इंडिया टुडे देखिए सिंपिंग कर रहा है चाइना के लिए, फर्स्ट पोस्ट सिंपिंग कर रहा है चाइना के लिए, चाइना की तरफ से क्लैरिफिकेशन डाल रहा है और इंडियंस को स्कोल्ड कर रहा है कि आप क्यों चाइना के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। यार साले वो इतने सालों से मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, इनका एक फोकस डिपार्टमेंट है जो सिर्फ एंटी इंडिया रेसिज्म फैलाने पे काम करता है पूरी दुनिया में। और भाई हमने कुछ पुशबैक दे दिया तो इंडियंस की फट गई। इंडियन देखिए किस तरह से सिंप कर रहा है। और हाँ, सौविक कुमार दो लव जो भी नाम है इसका, डियर चाइनीज फ्रेंड्स, whenever you encounter a Chinese caste system post, just slap that with simple community note without interacting. The campaign will fizzle out. तो नीचे किसी चाइनीज बंदे ने लिख दिया है, We don't need your help अजीत, no one likes you. अभी मैंने क्या कहा, जो इंसान अपने लोगों के अगेंस्ट खड़ा होके अपनी जमीन को छोड़ के खड़ा होगा उसकी तो भाई कोई इज्जत नहीं करेगा। उसको जो स्माइल्स मिलेंगी वो सारी फेक स्माइल्स होंगी और अंदर ही अंदर लोग ये सोच रहे होंगे ये तो कमजोर आदमी है, ये तो थ्रेट भी नहीं है, इससे क्या लड़ना, इसको हमारी हेल्प करने दो, हमारा काम करने दो। ये है भाई ऐसे लोगों की रियलिटी, और इनको शर्म नहीं आती है काम करते हो। चाइनीज को भी उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि यार कोई दुश्मन तुमको क्यों रिस्पेक्ट करेगा अगर तुमको अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं है। कुछ दूसरी आईटी सेल के मेंबर्स हैं जो एक एंटी इंडिया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके एंटी इंडिया हेट कैंपेन्स ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फैला रहे थे। और देखिए किस तरह से कि भाई जब इंडियंस ने एक्चुअली अटैक करना शुरू किया तो कैसे इंडियंस ही हैं जो सिंप कर रहे हैं चाइना के लिए और उल्टा इंडियंस को गालियां दे रहे हैं कि तुम क्यों चाइना के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। तो देखिए चाइना को तो हम एक्सपोज कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो घर में बैठे हुए भेदी है ना, इनको भी चैलेंज करना जरूरी है, इनको भी एक्सपोज करना जरूरी है। जहां भी दिखे ये लोग, आप इनको सोशल मीडिया पे एक्सपोज करते रहिए, डोंट लेट देम गेट अवे विद इट। ये चाइनीज वो पता है क्या है, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे देश में कमियां नहीं हैं, सरकार से गलतियां नहीं हो रही और 100% सब कुछ सही चल रहा है, ये तो किसी भी देश की रियलिटी नहीं है, ठीक है। पर दूसरे देश के प्रोपेगेंडा में गिव इन कर देना और अपने देश को क्रिटिसाइज करना बिकॉज तुम इंप्रूवमेंट चाहते हो, इन दो चीजों में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा। एक आपको तरक्की के रास्ते पे लेके जाता है और एक आपको किसी और का सर्वेंट बना देता है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि हिस्ट्री में हमारे देश के लोगों के साथ ये कई बार हो चुका है। तो भाई गलतियां छुपाओ मत, हाईलाइट करो अपने देश की, पर इन अ वे जिससे इंप्रूवमेंट हो पाए, नॉट इन अ वे कि तुम कहोगे भाई मैं इस सब से रिलेटेड नहीं हूं, मैं इन सब से अलग हूं और ये देश है बेकार। वो एक गलत चीज है। इन्फॉर्मेशन को तो आप मारते ही रहो ऐसे। प्लीज सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाइए, ट्विटर पे अकाउंट्स बनाइए, इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स बनाइए, और जहां जहां पे आपको ये मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है बजानी शुरू कर दीजिए यार। ठीक है हमारे पास आईटी सेल नहीं है, ठीक है हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन साला हम अपनी तरफ से तो कर ही सकते हैं ना काम। बनाइए अकाउंट और मारना शुरू कर दीजिए। और मैं तो कहता हूँ इंडिया को कि यार यही मौका है, जो यूथ का गुस्सा है चाइना के खिलाफ उसको इस्तेमाल कीजिए। भारत से बढ़िया मीमर आपको कहीं मिलेंगे नहीं, भारत से बढ़िया शिट पोस्टर आपको कहीं मिलेंगे नहीं। बजट बनाइए इंडियन गवर्नमेंट और 10,000 लॉन्डो और लॉन्डियो को एम्प्लॉय कीजिए कि भैया तुम लग जाओ, जो हमारा दुश्मन देश है चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, उनकी मारना शुरू कर दो सोशल मीडिया पे। भाई जिस दिन इंडिया की सरकार ने किसी सोशल मीडिया ऐप के साथ कुछ ऐसा कर लिया ना कि भाई हम लोगों को पे करेंगे इस तरह की पोस्ट बनाने के लिए और बात करने के लिए अपने लोकल इश्यूज पे, भाई उस दिन एक्चुअल चेंज आएगा। इस देश के लोग चाहे ड्यूटी भाव से कोई काम करने बढ़े ना बढ़े, पर पैसे के लालच के चक्कर में जरूर बढ़ते हैं वो काम करने के लिए। तो हाँ, ये काम किया जा सकता है। आई थिंक इंडिया नीड्स इट्स ओन
प्रोपेगेंडा मशीन एट दिस पॉइंट। एक बार कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये होने लग गया ना, कोई साला टिक नहीं सकता हमारे सामने। और एक और बात, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया चाइना से आगे है या इंडिया चाइना से अमीर है। क्लियरली इंडिया चाइना से पीछे है। जीडीपी कंपेयर करें तो चाइना बहुत आगे है, मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर करें चाइना आगे है, डिफेंस कंपेयर करें चाइना आगे है, जनरल वेल्थ कंपेयर करो चाइना आगे है। लेकिन यार सोशल मीडिया पे कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट हुआ है इंडिया को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लाइट दिखाने में, इंडिया के खिलाफ रेसिज्म बहनाने में दूसरे देशों में, जहां पे इंडियंस के खिलाफ वायलेंस भी हुआ है जिस वजह से। और मैंने आपको दिखाया है कि कैसे चाइनीज गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड तरीके से मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके इंडिया को नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश कर रही है, इंडिया की इमेज वीकन करने की कोशिश कर रही है, इंडियंस के खिलाफ वायलेंस फोमेंट करने की कोशिश कर रही है। और इस साइबर टेररिज्म के खिलाफ पुश बैक करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से सलूट जाता है उन एब्सोल्यूट गीगा चैट्स को जो इंडिया को एक्सपोज करके रोस्ट कर रहे हैं सिर्फ फॉर द लव ऑफ द गेम, बिना किसी बैकिंग के। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको और एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन बनाया जाए तो प्लीज रीच आउट टू मी। हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर्स बना सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, जैसे भी मैं इसको प्रमोट कर सकूं। आई स्वेयर, मतलब इंडिया के तो लोग इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं इंटरनेट पे कि हमारा तो ऑर्गेनिक रीच ही बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक। जब से ऐसे वीडियोस बनने शुरू हुए हैं जो कि बाहर के इन्फ्लुएंसर्स को और व्लॉगर्स को एक्सपोज कर रहे हैं और ये चीज हाईलाइट कर रहे हैं कि वो किस तरीके से इंडिया में आके बस और बस खराब जगह दिखाते हैं जस्ट टू गेट व्यूज फ्रॉम सम ऑफ द इंडियंस, जिनको अपने देश के लिए कोई प्राइड वाली फीलिंग ही नहीं है, जिनको सारा टाइम इंडियन होने पे शर्म आती है। तब से ये काम मैं देख रहा हूं होना कम हो गया है। अब लोग ये काम करने से घबरा रहे हैं क्योंकि उनको पता है भाई अब ये पकड़ेंगे और बेइज्जती करेंगे। अब ये लोग भी इंटरनेट पे आ चुके हैं और भाषा तो इनको तब से ही समझ आती है जब से ब्रिटिशर्स ने पंगा किया था। डोंट अटैक रशिया इन विंटर्स and Indians on social media, a wise man. So this is it for this video भाइयों, let me know तुम्हारे क्या विचार हैं इस चीज पे, and I will see you brothers in the next one. Peace.